Good morning, dear children. Hope all of you are good at your home. हाँ, गर्मी की छुट्टियाँ बीत गई हैं. हम सब वापस एक बार फिर से पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं और आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे होंगे. अब वापस ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है. कोरोना के कारण जो ज़िंदगी थोड़ी सी थमी हुई है हमारी, लेकिन शिक्षा के रास्ते में वो सब चीज़ें कभी भी रुकावट नहीं बनती हैं. सो हमको अपनी पढ़ाई आगे बढ़ानी है और एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है. गर्मी की छुट्टियों में आपने, आशा करती हूँ कि अप्रैल मंथ में जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी लेसन नंबर 1 और 2, उसको आपने तैयार किया होगा. हमने अपनी तरफ से आपको काफ़ी सारे नोट्स, दोनों लेसन्स के, लेसन का एक्सप्लेनेशन, सभी कुछ आपको भेजा था. आशा है कि आपने क्लास वर्क का काम, बुक का काम, लेसन को समझने का काम सब ठीक तरीके से सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छी तरीके से अपने कॉपी में और किताब में कर लिया होगा. अब हमको अपना पाठ आगे बढ़ाना है. तो सबसे पहले आपको मतलब मैं बता दूं कि हमारी जो सिलेबस है उसमें हमारी 2 बुक्स हैं. पहली आपकी टेक्स्ट बुक मधुप हिंदी पाठमाला और दूसरी आपकी ग्रामर बुक. तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी मधुप हिंदी पाठमाला का काम कर रहे हैं. अप्रैल मंथ में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 पढ़ा था. अब हमको अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 3 से अपना काम आगे बढ़ाना है. सो अपनी बुक खोलिए और देखिए कि लेसन नंबर 3 जिसका शीर्षक है मैं हूँ मुंबई और पेज नंबर है 26, आपकी टेक्स्ट बुक मधुप हिंदी पाठमाला. ये जो लेसन है बेटा, ये लेसन आपका रीडिंग का लेसन है. रीडिंग करेंगे हम इस लेसन की और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन मीन्स चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे. तो बातचीत और रीडिंग बिना आपकी प्रेजेंस के संभव नहीं है. तो इसलिए इस लेसन को फ़िलहाल हम आगे बढ़ाएंगे, इसको छोड़ देंगे थोड़े दिनों के लिए. जब हमारी क्लासेस वापस प्रॉपर तरीके से लगनी शुरू होंगी, जब हम वापस अपने स्कूल में एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी कक्षाओं में मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब हम इस लेसन को पढ़ेंगे. मैं आपको रीडिंग कराऊंगी, आप रीडिंग करेंगे और इस लेसन के बारे में हम आपस में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे. तो इस लेसन के ऊपर आप फ़िलहाल लिख लीजिए रीडिंग एंड डिस्कशन. पर इस लेसन को हम बाद में क्लास में मिलने पर पढ़ेंगे. ये लेसन जो है ये है आपका मैं हूँ मुंबई. तो मुंबई आप जानते हैं हमारे भारत का एक महानगर है और बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं, बहुत सारी देखने की जगहें हैं वहाँ पर. आप में से बहुत सारे लोग मुंबई में जाकर मुंबई घूमकर भी आए होंगे. सो इस शहर के बारे में हम लोग जब मिलेंगे तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे. इसकी एक्सरसाइज, इस लेसन के सारी डिटेल्स, जितना जो कुछ भी है इस लेसन में, वो सारा हम अगले समय जब भी हम मिलेंगे तब उसके ऊपर बातचीत करेंगे. सो हमारी आज की जो क्लास है वो शुरू होगी लेसन नंबर 4 समय मूल्यवान है. आपकी टेक्स्ट बुक में पार्ट 4 समय मूल्यवान है. सो टेक आउट योर पेज नंबर 34, समय मूल्यवान है पार्ट 4. जैसा कि आप देखोगे ये एक कविता है और इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे. समय मूल्यवान है. समय मतलब वक्त, मूल्यवान मतलब कीमती. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दुनिया में अगर कीमत की बात की जाए या वैल्यू की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कीमती होता है समय. बाकी सब चीज़ों को आप दोबारा पा सकते हैं. हम अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी हेल्थ सुधर सकती है. पैसा अगर ख़त्म हो जाता है तो हम दोबारा अपनी मेहनत से उसको कमा सकते हैं. पर समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं मिलता है. सो ये जो कविता है इसमें समय की कीमत को आपको समझाया गया है. जैसे कि आपने अभी वर्तमान परिस्थिति में देखा होगा कि समय जैसे थम गया था. हम सब अपने अपने घरों में लगभग कैद से हो गए थे. न कहीं बाहर निकल सके, न कहीं आ सके, न जा सके. यूँ लगा जैसे जीवन थम गया है. लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों को हमने संभाला. अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विवेक से, अपनी सोच समझ से हमने उस समय को भी बहुत
सावधानीपूर्वक उस समय का सदुपयोग किया और उस समय से वापस उबर कर हम वापस पढ़ने लिखने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये कविता चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4, समय मूल्यवान है। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता। कवि कहते हैं, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। चला गया जो समय मतलब जो समय बीत गया है, लौटकर कभी नहीं फिर आता। अर्थात कवि आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि समय जो एक बार बीत गया वो लौटकर आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए समय की कीमत को हम लोगों को, हर व्यक्ति को पहचानना ही होगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सदा समय को खोने वाला, सदा यानी हमेशा, खोने वाला यानी व्यर्थ करने वाला। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है, बर्बाद करता है, वेस्ट करता है, समय की कीमत को समझता नहीं है, वो अपने कर यानी हाथ, मल मल कर यानी परेशान होकर, पछताता यानी पछताता रह जाता है। कवि कहते हैं कि वो व्यक्ति जो समय को खो देता है, जो समय की कीमत को पहचानता नहीं है, जो समय का सदुपयोग नहीं करता है, वो समय बीत जाने के बाद अपने हाथों को सिर्फ मलता ही रह जाता है। अर्थात सिर्फ पछतावा ही उसके हाथ में आता है। उसके हाथ में कोई अच्छी बात, कोई शिक्षा, कोई कुछ गेन नहीं होता, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया। कभी कहते हैं कि जिसने समय की कीमत नहीं की, समय ने उसको भी ठुकरा दिया, समय ने उसकी भी कीमत नहीं की। लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। मतलब यत्न यानी प्रयत्न, मतलब आपने एक बार समय को खो दिया, उसकी कीमत नहीं पहचानी, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो समय लौट कर आपके हाथ में नहीं आएगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। कभी कहते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे भी पल आते हैं जब एक घड़ी मतलब पल, सेकंड, कुछ छोटा सा समय, छोटा सा टुकड़ा, अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक पल अगर हमने ना गंवाया होता, वो एक पल अगर हम सचेत रहते, तो हो सकता है हमारी ज़िंदगी से और रास्ते पर चल पड़ती, हमको कुछ गेन हो जाता, कुछ प्राप्त हो जाता, हम कुछ प्रोग्रेस कर जाते, कुछ उन्नति कर जाते। तो कवि कहते हैं कि हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, और उसके लिए हम जिंदगी भर पछताते हैं कि काश हमने वो समय उस समय का सदुपयोग कर लिया होता। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कवि कहते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, उसकी कोई कीमत आप आँक ही नहीं सकते। इसीलिए उसकी कीमत को समझकर, उसके महत्व को समझकर हमें कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना है। ये था आपका पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, धन खो जाता, श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। कवि कहते हैं कि धन अगर एक बार समाप्त हो गया, धन खत्म, धन यानी रुपया पैसा, संपत्ति, अगर आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है तो आप उसको परिश्रम करके, श्रम यानी परिश्रम, मेहनत से, परिश्रम से, मेहनत से आप उसको दोबारा फिर पा सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ, उपचार यानी उसकी केयर करना, उपचार करना यानी उसका इलाज करना। कभी कहते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है तो हम उसका इलाज करके फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती। अगर आपका ज्ञान कहीं कम हो गया है, आपके ज्ञान में कहीं कुछ कमी आ गई है, तो हम उसको पढ़ लिख कर उसको दोबारा अर्जित कर सकते हैं। जीवन भर भटको लेकिन, कभी कहते हैं कि लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। थाती यानी पूंजी, वैल्यू। कभी कहते हैं कि लेकिन एक बार अगर समय खो गया, समय खत्म हो गया, हमने समय की बर्बादी कर दी, तो फिर हमको समय रूपी वो धन, समय रूपी वो संपत्ति दोबारा वापस नहीं मिलती है। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना। कभी कहते हैं चाहे आप उसको ढूंढने के लिए दुनिया भर छान लीजिए, भटकते रहिए पूरी ज़िंदगी, लेकिन आपको दोबारा वो बीता हुआ समय वापस नहीं मिलेगा। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। समय की बहुत कीमत है, इसलिए किसी भी मनुष्य को समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
तीसरा पैराग्राफ, रहती थी बापू की कटी में, कटी यानी कमर, हरदम घड़ी लटकती। आप सब गांधी जी के बारे में जानते होंगे, हम उनको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उनमें बहुत सारे सद्गुण थे, बहुत गुण थे जिनको हम आज भी फॉलो करते हैं, आज भी मानते हैं इतने समय के बाद। तो गांधी जी जो थे वो समय की बर्बादी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी और समय को वो बहुत महत्व देते थे, हर काम समय पर करते थे। इसलिए वो अपनी कमर में हमेशा एक घड़ी लटका कर रखते थे। तो कवि कहते हैं कि रहती थी बापू की कटी में, कटी यानी कमर, हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बापू को समय का एक क्षण भी बर्बाद करना, एक पल भी बर्बाद करना बहुत खटकता था। अत्यधिक यानी बहुत, और खटकता था यानी बुरा लगता था। अर्थात बापू समय को कभी भी बर्बाद नहीं होने देते थे, समय के छोटे से छोटे पल को भी सदुपयोग, छोटे से छोटे पल का भी सदुपयोग करते थे। व्यर्थ न जाए बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ। कवि कहते हैं कि बच्चों, जिस प्रकार गांधी जी ने अपने जीवन का एक एक क्षण सद कार्यों में लगाया, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन के एक एक पल को, एक एक क्षण को, एक एक सेकंड को अच्छे कार्यों में लगाओ और जिंदगी में लाभ कमाओ। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। अपनी ज़िंदगी में ऐसे नियम बनाइए, ऐसा अपनी दिनचर्या बनाइए, ऐसा अपने कार्यक्रम बनाइए, ऐसी अपनी मनःस्थिति बनाइए कि आपकी ज़िंदगी का एक पल भी बर्बाद ना हो। आप उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से आप उसको सदुपयोग में लगाइए। अच्छे काम करिए, अच्छी बातें सीखिए, लोगों की मदद कीजिए। हर समय उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, हमारे समाज का भला हो और हमारे देश का भला हो, विश्व का भला हो। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। ढोना यानी लादना, ढोना यानी उसको झेलना। कवि कहते हैं कि गांठ बांध लो। गांठ बांध लो मतलब निश्चय कर लो, पक्का निश्चय कर लो कि कभी भी हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी दुख उठाना नहीं पड़ेगा। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कवि कहते हैं कि प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में समय की बहुत महत्ता है, समय बहुत कीमती है, इसलिए हमें कभी भी इसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। पाठ 4, समय मूल्यवान है। अब आप इसके नीचे देखिए, इनके कवि का नाम लिखा है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इसके बाद देखो आप बेटा, माइंड मैप समय मूल्यवान है करके एक चार्ट बना हुआ है। इसमें आपके पास 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स में आपको इस लेसन के पूरे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला, बीता समय कभी वापस नहीं आता, इसे खोने वाला व्यक्ति रोने के अलावा कुछ नहीं करता। दूसरा, महात्मा गांधी जी समय की महत्ता को समझते हुए घड़ी को सदा अपने पास रखते थे। घड़ी का क्या काम होता है? समय दिखाना, है ना। तो घड़ी हमें समय दिखाने का काम करती। कल्पना कीजिए हमारी ज़िंदगी में वॉच या घड़ी जैसी कोई यंत्र है ही नहीं, तो हम कैसे काम करेंगे, है ना। पुराने समय में भी आपने देखा होगा, सूर्य की गति, सूर्य की दिशा के अनुसार वो अपनी ज़िंदगी को चलाते थे। लेकिन अब हम तो विज्ञान के युग में जीते हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। ज़िंदगी को ठीक तरीके से चलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। तो घड़ी उसमें से एक है जो हमें समय की महत्ता को बताती है। तीसरा पॉइंट है, हमें भी समय के महत्व को समझना चाहिए और समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथा है, धन श्रम से, स्वास्थ्य उपचार से, विद्या पढ़ने से वापस आ सकती है, किंतु समय बीत जाने पर कभी वापस नहीं आता। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये आपके इस लेसन का सारांश है, इस लेसन के इस पाठ के मुख्य बिंदु हैं। अब आप अपना पेज नंबर 36 खोलिए। देखिए इसमें अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए लिखा हुआ है, बोलिए और पढ़िए। सो मेरे साथ साथ आप भी दोहराइएगा। लौटकर, खोने वाला, पछताता, ठुकराया, यत्न, जन्म भर, मूल्यवान, व्यर्थ, श्रम, मनुष्य,
विद्या, बर्बादी और अत्यधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बताइए समय को मूल्यवान क्यों कहा जाता है। तो ये ओरल क्वेश्चंस हैं, बताइए मतलब हमको ओरली इसको सॉल्व करना है। तो आप इसमें अपने घर पे इन प्रश्नों के ऊपर विचार कीजिए। समय को मूल्यवान क्यों कहा जाता है? तो समय को मूल्यवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय दोबारा लौटकर हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। दूसरा, श्रम करने से मनुष्य क्या पा सकता है? तो श्रम करने से, आप अपनी कविता पलटिए और देखिए आपकी कविता में एक लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 35 पर, श्रम करने से मनुष्य क्या पाता है। तो श्रम करने से मनुष्य अपनी ज़िंदगी में क्या पाता है। देखो, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता, जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। ठीक है, धन खो जाता, श्रम करने से है मनुष्य फिर पाता। तो श्रम करने से मनुष्य धन को फिर से प्राप्त कर सकता है। धन यानी संपत्ति, रुपया, पैसा। दूसरा प्रश्न आपने ये सॉल्व किया। तीसरा प्रश्न है, पढ़ने से क्या मिलता है? तो पढ़ने से हमको विद्या मिलती है। आप सब जानते हैं कि पढ़ने से हमको ज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है। चौथा प्रश्न है, बापू की कटी में क्या लटकती रहती थी? तो बापू की कटी, कटी यानी कमर में हमेशा घड़ी लटकती रहती थी। ये क्वेश्चंस ओरल हैं और हमको इसको ओरली समझना है, मौखिक रूप से समझना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, समय के अलावा और क्या क्या मूल्यवान होता है, बताइए। तो समय के अलावा हमारा श्रम मूल्यवान है, धन मूल्यवान है, स्वास्थ्य मूल्यवान है, हमारे नाते रिश्ते मूल्यवान हैं, हमारे परिवार के सदस्य मूल्यवान हैं, विद्या मूल्यवान है, बहुत सारी कीमती चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, ये सब भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। किंतु इन सब को हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जो इतना मूल्यवान है कि हम उसके खो जाने पर उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, सोचिए या मूल्यपरक प्रश्न। मूल्यपरक प्रश्न मतलब आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने से कुछ लाइफ वैल्यूज़ मिलेंगी, ज़िंदगी की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, ज़िंदगी से संबंधित आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, हमें कब लगता है कि समय बीत गया और फिर वह कभी नहीं आएगा, ये आपको खुद इसके ऊपर विचार करना है। जब हम मिलेंगे अपनी कक्षा में तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरा है, आप समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करेंगे। जैसे कि अभी लॉकडाउन के समय हम पूरे समय लगभग आपके लिए पूरा दिन खाली था, ना स्कूल आना, ना कुछ आपका कोई टाइम टेबल, ना कोई प्रॉपर दिनचर्या, लेकिन समय तो चल रहा था, समय तो रुका नहीं। हम परिस्थितियों के कारण घर में बंद थे, हम परिस्थितियों के कारण अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे, पर समय तो नहीं रुका, समय तो चल रहा था। तो ये जो क्वेश्चन है, इस पर आप विचार कीजिए कि आप समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करेंगे। इस समय में जब आप इतने विकट परिस्थितियों से हम सब गुजर रहे थे और अपने अपने घरों में बंद थे, तो हमने अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार किया। आपने कुछ नई चीज़ सीखी होगी, आप में जो कला है वो आपने उसको सीखने की कोशिश की होगी। माना कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सक रहे थे, परंतु ऑनलाइन, विज्ञान के कारण ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल थीं और आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते थे इस परिस्थिति में जो कोरोना के कारण बनी हुई थी। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आप समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, उपचार करने से हम क्या पा लेते हैं। 4 ऑप्शन है, धन, स्वास्थ्य, इज्जत और विद्या। तो इसका आंसर है बेटा स्वास्थ्य। इसका आंसर है स्वास्थ्य। उपचार करने से हम स्वास्थ्य को दोबारा पा सकते हैं। दूसरा, किसकी कटी में घड़ी लटकती रहती थी। कटी मतलब कमर। सो आपको पता ही है कि बापू की कटी में हमेशा घड़ी लटकती रहती थी। सो इसका आंसर है बापू की। नोट कर लीजिए, निशान लगा लीजिए आपकी बुक में।
पहला उपचार करने से हम क्या पा लेते हैं, तो पहला आंसर है स्वास्थ्य, और दूसरा है किसकी कटी में घड़ी लटकती रहती थी। 4 ऑप्शन है, बापू की, मदर टेरेसा की, नेहरू जी की या सरदार पटेल की। तो इसका आंसर है बापू की। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये पंक्तियाँ आप अपने बुक को पलटिए और आपको पैराग्राफ नंबर 2 में इसका आंसर मिलेगा। धन खो जाता से लेकर नहीं समय की थाती। मैं पढ़ के सुना रही हूँ। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। यहाँ तक आपको लिखना है। सो अपने बुक का पेज पलटिए, इसका आंसर आपको मिलेगा और इसको अपनी बुक में भरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला, मनुष्य धन फिर से कैसे पा सकता है। ये आंसर्स लघु आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, छोटे उत्तर हैं। तो आप अपने मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक में लिखिए, मनुष्य धन फिर से कैसे पा सकता है। तो इसका आंसर है, मनुष्य धन फिर से श्रम करके पा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। कुछ शब्दों में। सो पहला जो आपका आंसर है वो है, मनुष्य धन फिर से कैसे पा सकता है। उत्तर है श्रम करके। कैसे पा सकता है, श्रम करके। श्रम यानी परिश्रम, मेहनत। दूसरा क्वेश्चन है, विद्या कैसे आती है। तो आप बताइए, विद्या कैसे आती है। विद्या पढ़ने से आती है। सो सेकंड वाला जो आंसर है वो है, विद्या पढ़ने से आती है। ये शॉर्ट आंसर्स हैं, तो इसके उत्तर भी आप शॉर्ट में ही लिखेंगे, जैसा मैं लिख रही हूँ। देखिए, तो आपका क्वेश्चन है कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी कुछ शब्दों में ही होगा। तो पहला, मनुष्य धन फिर से कैसे पा सकता है, तो आपका लघु उत्तर है या कुछ शब्दों में उत्तर है, श्रम करके। दूसरा जो है, विद्या कैसे आती है, तो विद्या पढ़ने से आती है। तो लघु उत्तर है, इसलिए आप उसके आंसर भी कुछ ही शब्दों में देंगे। तो आप वहाँ पर लिखेंगे, जो डॉटेड लाइन है वहाँ पर लिखिए पढ़ने से। फिर तीसरा है, जीवन भर भटकने के बाद भी क्या नहीं मिल पाता। सो आपको पता है बेटा, इसी के ऊपर हमारा पूरा लेसन चल रहा है ये, कि जीवन भर भटकने के बाद भी हमको क्या नहीं वापस मिल पाता है, समय। तो तीसरा जो आंसर है वो आपका आंसर है, जीवन भर भटकने के बाद भी समय वापस नहीं मिल पाता। शॉर्ट आंसर है, इसलिए शॉर्ट में लिखेंगे, समय वापस नहीं मिल पाता। समय वापस नहीं मिल पाता। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला, मनुष्य धन फिर से कैसे पा सकता है। उत्तर है श्रम करके। दूसरा है, विद्या कैसे आती है, पढ़ने से। तीसरा है, जीवन भर भटकने के बाद भी क्या नहीं मिल पाता है, सो समय वापस नहीं मिल पाता। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, किन्हें एक क्षण की भी बर्बादी खटकती थी। किन्हें एक क्षण की भी बर्बादी खटकती थी। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। हाँ, और वो है हमारे बापू मोहनलाल करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम था। हम उनको प्यार से बोलते थे बापू। सो किन्हें एक क्षण की भी बर्बादी खटकती थी, उत्तर होगा बापू को। फिर से बोल रही हूँ, आपके आंसर शॉर्ट है, लघु उत्तर है, कुछ शब्दों में उत्तर देने हैं, इसलिए हमको इसको लिखना है बापू को। किसको एक क्षण की भी बर्बादी अच्छी नहीं लगती थी, और वो है बापू को। खटकती थी यानी बुरा लगना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए।
कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए, मतलब इन जो प्रश्न हैं इनके आंसर्स हमको थोड़े बड़े लिखने हैं, 2 या 3-4 वाक्यों में, जिस प्रकार का क्वेश्चन उस प्रकार से उसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, कैसे लोग पछताते हैं और क्यों। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे क्लास वर्क कॉपी में लिखे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं वो हम आपको लिख कर प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमने पिछले बार आपको दिए थे व्हाट्सएप के थ्रू, हमने आपको आंसर्स दिए थे। तो ये जो लिखने का जो पार्ट है, ये कविता की पंक्तियाँ जितनी लिखनी हैं, आप सब जानते हैं बेटा, हम कविता की कुछ पंक्तियों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज उसमें करते हैं, कुछ काम हम बुक में करते हैं, कुछ काम हम कॉपी में करते हैं। सो बुक का काम, जो बुक का है वो मैं बुक में आपको करवा रही हूँ। कॉपी का जो काम है क्लास वर्क कॉपी का, वो हम लोग आपको नोट्स जिस तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू पहले पहुंचाए थे वैसे हम आपको पहुंचाएंगे लिखकर। सो ये लेसन 4 जो प्रश्न है, कैसे लोग पछताते हैं और क्यों, पहला। दूसरा, कौन कौन सी चीज़ें खो जाने के बाद भी मिल सकती हैं और कैसे। ये बड़े आंसर्स हैं, आपने देखा हमारे कवि ने 4-5 एग्जाम्पल्स के थ्रू, 4-5 उदाहरणों के माध्यम से आपको ये सब बताया है। तो ये आंसर्स आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में विस्तार से लिखने हैं, विस्तार मतलब डिटेल में। तीसरा क्वेश्चन, बापू अपने साथ घड़ी हरदम क्यों रखते थे। बापू घड़ी अपने समय साथ में हमेशा क्यों रखते थे, वो समय की कीमत को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे इसलिए रखते थे, लेकिन इसको हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। चौथा क्वेश्चन, कवि ने कविता में क्या गांठ बांधने के लिए कहा है और क्यों। ये भी क्लास वर्क कॉपी का काम है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तब तक, जब तक आपको ये नोट्स नहीं मिल रहे हैं, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तब तक आप इन क्वेश्चंस के ऊपर अपने तरीके से विचार करके रखिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, भाव। ये हमने अभी लेसन में भाव पढ़ा है, इसके बारे में फिर भी एक बार आपको समझा देती हूँ। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। कवि कहते हैं कि एक बार बीता हुआ समय जो हमारे हाथ से छूट गया, जो हमसे दूर चला गया, जिसका हमने सदुपयोग नहीं किया, जिसको हमने बर्बाद कर दिया, वो फिर कभी हमारी ज़िंदगी में लौटकर नहीं आता है। सदा यानी हमेशा, समय को खोने वाला मतलब समय की बर्बादी करने वाला व्यक्ति, जो सदा यानी जो हमेशा समय को बर्बाद करता रहता है, वेस्ट करता रहता है, उसकी कीमत नहीं पहचानता है, वो व्यक्ति हमेशा कर यानी हाथ मल मल कर पछताता है। मतलब वो व्यक्ति ज़िंदगी भर उसके पास सिर्फ पछताने के अलावा, पछतावा करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए हमको, अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ज़िंदगी में उन्नति करना चाहते हैं, तो हमको समय की बर्बादी को रोकना ही होगा, तभी हम ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हैं। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया। कभी कहते हैं कि जिसने समय की कीमत को नहीं पहचाना, समय ने उसको भी नहीं पहचाना। जिसने समय की महत्ता को नहीं जाना, जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय ने उसको भी कुछ नहीं दिया। लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। चाहे फिर उसके बाद आप लाख कोशिश कर लीजिए, बीता हुआ समय वापस लौट के आपके हाथ में नहीं आता है। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। कभी कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी एक पल जो हम बर्बाद कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, गंवा देते हैं, उस एक पल के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पूरे जीवन भर पछताते रहते हैं। तो आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कवि कि ऐसा पछतावा आप अपनी ज़िंदगी में मत आने दीजिए। समय के एक एक छोटे से छोटे पल का सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग यानी अच्छा प्रयोग, अच्छे तरीके से उसका उपयोग करना, कुछ सीखना, कुछ देना, अपने परिवार को, खुद को, समाज को, दुनिया को कुछ देना, जिससे सबका भला हो, जिससे सबकी ज़िंदगी में रोशनी फैले। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कवि कहते हैं कि समय बहुत कीमती है, इसलिए इसको कभी भी व्यर्थ यानी बर्बाद, खोना मतलब बर्बाद करना,
निचोड़ देना, कभी कहते हैं कि इसलिए इसको कभी भी व्यर्थ होने नहीं देना। तो ये भाव आपने समझ लिया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्याकरण संबोध। व्याकरण संबोध मतलब व्याकरण से संबंधित इसमें प्रश्न हैं आपके। सो पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये अनेकार्थी शब्द आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, हम लोग पिछली कई कक्षाओं से इस शब्द को पढ़ते चले आ रहे हैं। सो अनेक अर्थी मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है, समझाया है कि ये जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, अनेक अर्थ वाला। अनेक प्लस अर्थी मतलब अनेक अर्थ वाला, ऐसा शब्द जिसमें शब्द तो एक ही है लेकिन उस शब्द के और भी कई अर्थ निकलते हैं। अब आप उन अर्थों को कैसे समझेंगे कि भाई इस शब्द का अर्थ कहाँ पर क्या आ रहा है, तो उन शब्दों के अर्थों को हम उनमें वाक्य प्रयोग के हिसाब से उन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। सो पहला शब्द है काल। काल यानी समय और मृत्यु। आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखिए, काल यानी समय और मृत्यु। अब आप अगर बोलें कि मैं प्रातः काल सोकर उठती हूँ, तो यहाँ पे काल का मतलब है समय। और अगर आप मृत्यु से संबंधित अगर इसका वाक्य बनाते हैं कि एक्सीडेंट होने पर वह व्यक्ति काल के ग्रास में समा गया, तो मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सो काल यानी समय और मृत्यु। अब आप देखिए शब्द एक ही है काल, लेकिन उसकी मीनिंग है दो, पहला समय और दूसरा मृत्यु। तो आपने इनके अर्थों को कैसे समझा? उनके प्रयोग के हिसाब से, उसको जिस प्रकार से हमने प्रयोग किया उस हिसाब से उसका अर्थ निकला। तो अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के कई सारे अर्थ। दूसरा है कर। कर का मतलब होता है टैक्स या हाथ। ये आप लिख लीजिए अपनी बुक में, कर यानी टैक्स। टैक्स समझते हैं आप? सरकार को जो हम कुछ पैसा अपनी जो सरकारी सुविधाएं हमको मिलती हैं, उस देश की अलग अलग व्यवस्थाओं को चलाने के लिए उसको टैक्स कहा जाता है। तो कर का मतलब होता है एक टैक्स और दूसरा हाथ। ये जो हमारे हाथ हैं इसको हम कर भी बोलते हैं। सो लिख लीजिए आप, कर यानी टैक्स और हाथ। ये दो अर्थ हैं, शब्द एक ही है, दो अर्थ हैं, टैक्स और दूसरा हाथ। फिर तीसरा शब्द है लाख। लाख एक संख्या है, आप जानते हैं 100, 1000, लाख, करोड़, ऐसे अलग अलग संख्याएं होती हैं। सो लाख जो है उसके लिए आप लिखिए गिनती, या ब्रैकेट में लिखिए संख्या। गिनती या संख्या। और जो दूसरा इसका अर्थ है वो है एक पदार्थ। एक पदार्थ। पदार्थ यानी वस्तु। पदार्थ यानी वस्तु। लाख जो है वो एक प्रकार का एक वस्तु होती है, एक पदार्थ होता है, एक चीज़ होती है जो कि अलग अलग चीज़ों में काम आती है। आपने देखा होगा लाख की चूड़ियाँ आती हैं, लाख के खिलौने आते हैं, और भी कई जगह लाख उपयोग में आती है। आपने पोस्ट ऑफिसेज में और कई जगह देखा होगा सील लगाने के लिए वो ऐसे लाख को गर्म करके उससे सील से उसको बंद करते हैं। तो कई तरीके से लाख जो है वो काम में आती है। सो लाख का दो अर्थ हैं, गिनती और एक पदार्थ। अब आप इसको वाक्य में प्रयोग करके इसके अर्थ को समझिए। जैसे मैंने बोला कल मैंने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा किया, तो यहाँ पे लाख से क्या मतलब है? संख्या, नंबर, गिनती। और दूसरा एक पदार्थ मैंने आप बोला कि मैंने कल लाख की एक चूड़ी खरीदी। सो लाख की एक चूड़ी खरीदी मतलब एक पदार्थ। लाख एक पदार्थ के रूप में यहाँ पर उपयोग में आया है। चौथा है घड़ी। घड़ी तो आप सब जानते ही हैं। घड़ी एक तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, जिसको हम देखकर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। एक यंत्र, एक मशीन, एक कलपुर्जा, है ना, घड़ी, वॉच जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। और घड़ी दूसरा इसका मतलब होता है समय।
जैसे बापू ने कहा कि हमें एक घड़ी भी जीवन दिन भर में एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, मतलब हमको समय या टाइम या वक्त को एक सेकंड के लिए भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये आपके 4 शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ। सो पहला है काल, काल यानी समय या मृत्यु। पहला है काल, काल यानी समय या मृत्यु, जो ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है। दूसरा है कर, कर यानी टैक्स और हाथ। तीसरा है लाख, लाख यानी गिनती या संख्या और एक पदार्थ। और चौथा है घड़ी यानी एक यंत्र और समय। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यस, ओके, टर्न द पेज, पेज नंबर 38। संज्ञा शब्दों से इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ग्रामर का क्वेश्चन है हमारा। ये टेक्स्ट बुक में आपके 37 पेज पर व्याकरण संबोध का पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा शब्दों से इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि संज्ञा किसको कहते हैं। तो संज्ञा शब्द कक्षा 5 में आके आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। आप सब जानते हैं कि संज्ञा मतलब नाम। मैंने आपको कई बार क्लास में और कई बार बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम जब करते हैं तो संज्ञा शब्द बहुत बार आता है। तो मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि अगर आपको संज्ञा शब्द को जानना है और मैं आपसे पूछूं कि संज्ञा का एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो आप हमेशा ये जवाब देते हैं कि मैडम संज्ञा मीन्स नाम। इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेम। संज्ञा मतलब नाम। आप सब जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ की पहचान उसके नाम से होती है। अगर नाम नहीं तो पहचान नहीं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख लीजिए, चाहे मैं जिस माइक से पढ़ा रही हूँ, जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, चाहे ये बोर्ड है, चाहे ये डस्टर है जिससे मैंने मिटाया, चाहे ये चॉक का पीस है, चाहे जो चश्मा लगा के मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो किताब देखकर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी आँखें, मेरी नाक, मेरे हाथ, मेरा शरीर, मेरे जैकेट, ये क्लासरूम, ये पंखे, ये ट्यूबलाइट, सब संज्ञाएं हैं। नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, शहरों के नाम, न्यूज़पेपर्स के नाम, सब जितने भी नाम हैं, लड़कियों के नाम, लड़कों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम है और वो नाम ही उस चीज़ की पहचान है। अगर नाम नहीं तो पहचान नहीं। तो संज्ञा मतलब नाम, नेम। सो ये जो कविता में ये जो एक्सरसाइज है, इसको आपको संज्ञा शब्द से भरना है। सो पहला, धन खो जाता श्रम करने से फिर डैश है पाता। सो क्या आएगा यहाँ पर बताओ? श्रम करने से, धन खो जाता श्रम करने से फिर, आपकी कविता के अनुसार इसमें संज्ञा शब्द जो हमको भरना है वो भरना है मनुष्य। ठीक है, क, क्वेश्चन नंबर 2 का क, धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। दूसरा, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर, क्या आएगा खाली स्थान में? स्वास्थ्य। संज्ञा शब्द क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। अब आप बोलोगे मैम स्वास्थ्य किस चीज़ का नाम है? स्वास्थ्य तो कोई वस्तु नहीं है ना, स्वास्थ्य तो कोई वस्तु का नाम नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे पाठ को तब आप मतलब जब हम संज्ञा के बारे में अंदर उसके डिटेल में पढ़ते हैं, जब उसकी गहराई से स्टडी करते हैं, तो आप देखते होंगे कि संज्ञा के प्रकार होते हैं। तो संज्ञा जो है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा के प्रकार हैं अलग अलग। स्वास्थ्य जो है ये भाववाचक संज्ञा है ना। जातिवाचक संज्ञा मतलब पूरे समूह का नाम, जैसे मैं बोलूँ लड़का, लड़की, फल, नदी, पहाड़, ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा मतलब वो नाम जिससे पूरे समूह का पता चलता है। दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब वो नाम जो किसी स्पेशल
व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का हो। और तीसरा जो जैसे कि ताजमहल, आगरा, महात्मा गांधी, ये सब जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, मतलब स्पेशल नाम, सूरज, चंदा, धरती, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भी नाम होते हैं, लेकिन वो संज्ञाएं जिनमें किसी भाव को जाना जाता है, किसी भाव का नाम है। ऐसी चीज़ों को हम न देख सुन सकते हैं, न सुन सकते हैं, लेकिन केवल उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्माहट, जैसे ठंडक, जैसे मिठास, जैसे चतुराई, ये सब जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है, भाव के नाम हैं। ठीक है। फिर तीसरा जो है तीसरा जो खालिस्तान है, जीवन भर भटको छानो डैश का कोना कोना। सो आपका आंसर आएगा दुनिया का कोना कोना, दुनिया का कोना कोना। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना। चौथा, रहती थी डैश की कटी में हरदम घड़ी लटकती। सो आंसर है बापू की। ये आपको पता ही है, बापू की कटी में घड़ी हमेशा लटकती रहती थी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, संज्ञा शब्दों से इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता, फर्स्ट वाला। ओके। सेकेंड वाला, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, स्वास्थ्य। तीसरा, जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, थर्ड वन। चौथा, रहती थी बापू की कटी में, नंबर 4, बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। तो ये आपने 4 संज्ञा शब्द भरे और संज्ञा शब्दों के बारे में जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। ओके। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाइए। शब्द परिवार मतलब उससे संबंधित शब्दों को बनाइए। तो पहला आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, मूल्य से बना मूल्यवान और अमूल्य। मूल्य से बना मूल्यवान और अमूल्य। सो श्रम से बनाइए, सोचिए श्रम से। तो श्रम से हम बनाएंगे परिश्रम, श्रम से बनेगा परिश्रम। क्या बनेगा श्रम से? परिश्रम। और दूसरा बनेगा श्रमिक। और भी बना सकते हैं आप, बहुत सारे वर्ड जिसमें श्रम आता हो, आप उससे संबंधित उसका ग्रुप बना सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स बना सकते हैं। सो दूसरा श्रम से बनेगा परिश्रम और श्रमिक। श्रम से, किससे बनेगा? श्रम से। शब्द परिवार बना रहे हैं यहाँ पर हम लोग। श्रम से बनेगा परिश्रम और श्रमिक। तीसरा है लाभ। तीसरा क्या है? लाभ। लाभ से बन जाने लीजिए, क्या बनाएंगे बताइए? लाभदायक, लाभप्रद। बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप जिसमें लाभ शब्द आए। लाभप्रद, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाभदायक, लाभप्रद, सो मेनी। फिर पहला आपने मूल्य से लिखा मूल्यवान, अमूल्य। दूसरा श्रम से बनाया हमने परिश्रम और श्रमिक। तीसरा बनाया लाभ से लाभदायक, लाभप्रद। चौथा वर्ड है हमारा बड़ा। क्या वर्ड है? बड़ा। सो बड़ा से बना लीजिए बड़ी, बड़ा से बना लीजिए बड़ाई, बड़ा से बना बड़ी, बड़ा से बना बड़ाई। बड़ाई करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। सो चौथा वर्ड था हमारा बड़ा, बड़ा से बना बड़ी और बड़ाई। फिर पांचवा शब्द है धन। पांचवा शब्द है धन। धन से बन जाएगा धनवान, धन से बन जाएगा धनवान। धनवान मतलब वो व्यक्ति जिसके पास बहुत रुपया पैसा हो। और धन से बना लीजिए धनी, धन से बना लीजिए धनी। सो चौथा दूसरा वर्ड बना धनवान और धनी। सो
श्रम से बना परिश्रम और श्रमिक, लाभ से बना लाभदायक और लाभप्रद, बड़ा से बना बड़ी और बड़ाई, धन से बना धनवान और धनी। फिर लास्ट वर्ड जो है वो है हमारा हित। लास्ट वर्ड क्या है? हित। हित से बन जाएगा हितैषी। हितैषी मतलब हमारा भला चाहने वाला। हित से क्या बना है? हित यानी भला करना, हित यानी किसी के लिए अच्छा कुछ काम करना। सो हित से बना हितैषी, और दूसरा वर्ड हमारा बन जाएगा हितकारी। क्या बन जाएगा? हितकारी। कारी मतलब करने वाला, हितकारी मतलब हमारा भला करने वाला। इस तरीके से हम शब्दों को एक मूल शब्द से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। कभी कभी हम उसमें उपसर्ग लगाते हैं और कभी कभी उसमें प्रत्यय लगाते हैं। नए शब्दों को बनाने का जो तरीका होता है वो ये कि एक मूल शब्द में हम उपसर्ग प्रत्यय लगाकर उससे और कई सारे नवीन शब्द बना लेते हैं। कभी कभी उन शब्दों उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से कभी कभी शब्द पूरा का पूरा उसका जो अर्थ है वो पूरा पलट जाता है, पूरा बदल जाता है। जैसे सफल का बिल्कुल अगर हमने उसमें अ लगा दिया तो बन जाएगा असफल, और असफल और सफल एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। तो ये हम इस तरीके से नए शब्दों को बनाते हैं। ये आपका क्वेश्चन था कि इससे आपको नए शब्द बनाने, शब्द परिवार बनाना मतलब नए शब्द बनाने। तो श्रम से परिश्रम और श्रमिक, लाभ से लाभदायक या लाभप्रद, बड़ा से बड़ी या बड़ाई, धन से धनवान या धनी, और हित से हितैषी या हितकारी। ओके, तो ये हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। सो अभी तक बच्चों हमने लेसन नंबर 4 की कविता को पूरा समझ लिया, पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3। उसके बाद आपके पेज नंबर 35 में माइंड मैप दिया। माइंड मैप मतलब पूरे पाठ की समरी है, उस पाठ में आपने क्या पढ़ा उसका शॉर्ट में आपको उसका परिचय दिया गया है, छोटे रूप में उसका परिचय दिया। तो उसके 4 पॉइंट्स आपने पढ़े। उसके बाद हमने कठिन शब्दों को बोलकर सीखा, फिर हमने बताइए में क्वेश्चन आंसर्स को ओरली समझा। उसके बाद में सोचिए यानी मूल्यपरक यानी वैल्यूएबल जो क्वेश्चंस हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा की। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर लिखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो उसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। उपचार करने से हम क्या पा लेते हैं? नंबर 1 स्वास्थ्य, और दूसरा किसकी कटी में घड़ी लटकती रहती थी? तो उसका आंसर है बापू की। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 पंक्तियाँ पूरी करो। ये मैंने आपको बताया कि इसके आंसर पीछे लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 2 पे। धन खो जाता, श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। यहाँ तक आपने लिखा। उसके बाद कुछ शब्दों में आपने उत्तर दिए, शॉर्ट आंसर्स या लघु उत्तर। पहला, मनुष्य धन फिर से कैसे पा सकता है? तो आपने इसका आंसर लिखा अपनी बुक में ही श्रम करके। चूँकि मैंने आपको बताया चूँकि शॉर्ट आंसर्स हैं तो इसके आंसर हमको 1 या 2 वर्ड्स में ही लिखने हैं। आपका क्वेश्चन है कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। दूसरा, विद्या कैसे आती है? सो आंसर है पढ़ने से। तीसरा है जीवन भर भटकने के बाद भी क्या नहीं मिल पाता है? तो समय वापस नहीं मिल पाता है। चौथा, किन्हें एक क्षण की भी बर्बादी खटकती थी? आंसर आपने लिखा बापू को। उसके बाद हमने कुछ वाक्यों में उत्तर लिखे, मैंने आपको उत्तर समझाए और आपको ये बोला है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो आंसर्स हैं, ये हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो ये नोट्स आपको हम बाद में भेजेंगे, आपको फिर से देंगे। फिर भाव स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको अभी कविता की पंक्तियाँ समझाई थी, उसमें पूरा पैराग्राफ का भाव हमने फिर से समझा था। फिर व्याकरण संबोध में हमने अनेकार्थी शब्द भरे हैं। काल का समय और मृत्यु, कर का टैक्स और हाथ, लाख का गिनती और एक पदार्थ, और घड़ी का समय और एक यंत्र। फिर आपने संज्ञा शब्दों से पंक्तियों को पूरा किया है। धन खो जाता, श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। ये आपने 4 संज्ञा शब्द भरे हैं। उसके बाद शब्द परिवार बनाया है हमने। दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाइए। पहला है मूल्य, सो मूल्य से मूल्यवान और अमूल्य आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर श्रम से हमने बनाया परिश्रम और श्रमिक। फिर लाभ से बनाया हमने लाभदायक और लाभप्रद।
फिर बड़ा से बड़ी और बड़ाई, धन से धनवान और धनी, और हित से हितैषी और हितकारी। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब इसका जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपके बुक में वो है अपठित गद्यांश। अपठित, अगेन अपठित शब्द जो है वो दो शब्दों के मिलने से बना है, अ प्लस पठित। अ का मतलब होता है नहीं पढ़ा गया, अपठित का मतलब है जो पहले पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश, गद्यांश मतलब पैराग्राफ, गद्यांश मतलब पैराग्राफ। अपठित गद्यांश मतलब ऐसा पैराग्राफ, ऐसा गद्य का अंश जो आपने पहले पढ़ा ना हो। सो अपठित गद्यांश को सॉल्व करने के तरीके आप सबको मालूम है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। अपठित गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश को, उस गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ने के बाद उसको समझना चाहिए, उसके कठिन शब्दों को समझना चाहिए, उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है वास्तव में, एक्चुअली उस चीज़ को आपको समझना होगा। और उसके बाद जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें जो भी आपसे पूछा जाता है उसको आपको खोजना होगा अपने गद्यांश में और फिर उसको अपने शब्दों में बदलकर उस गद्यांश के में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने पड़ते हैं। सो ये अपठित गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका होता है। इंग्लिश में अपठित गद्यांश को बोलते हैं अनसीन पैसेज, अनसीन, जो पहले देखा ना गया हो। हिंदी में अपठित मतलब जो पहले पढ़ा ना गया हो, और गद्यांश यानी पैराग्राफ। सो आपके इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए और उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। पिताश्री, गद्यांश है, पिताश्री आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं। अब ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि दो लोगों के बीच में संवाद चल रहा है। संवाद यानी बातचीत, कोई किसी से कुछ कह रहा है जिसमें एक पिताश्री, पिताश्री मतलब पिता है ना। तो अपने कोई हैं जो बात कर रहे हैं, जो पिता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पिताश्री आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं। सृष्टि यानी ये दुनिया, ये संसार, परम पिता यानी सबके पिता, परम पिता, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचे पिता के रूप में आप सब दुनिया के सबके पिता हैं। पूरा संसार आपको पिता के रूप में मानता है। पिता यानी हमारे पिताजी, हमारे हमको जन्म देने वाले हमारे माता पिता में का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें जो बातचीत चल रही है उसमें वो ये कह रहे हैं, कहने वाले व्यक्ति, कि पिताश्री आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं। मतलब आप सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के पिता नहीं हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आप पिता का दर्जा नहीं दिया गया है आपको, आप बल्कि पूरी सृष्टि, सृष्टि मतलब पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा जगत, वो आपको पिता के रूप में समझता है। देवता और दानव आपकी ही संतान है। देवता मतलब ईश्वर, देवता मतलब ईश्वर परमात्मा, और दानव मतलब राक्षस। देवता और दानव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, विरोधी शब्द हैं, विरोधाभास का आभास कराते हैं, आपको विरोधाभास प्रकट करते हैं। तो देवता और दानव मतलब सर्वश्रेष्ठ लोग, और दानव मतलब जिनको हम नीचा हैं। दानव यूजुअली दानव लोग जो थे प्राचीन काल में, वो दूसरों को हानि पहुंचाने का काम करते थे, देवताओं को हानि पहुंचाने का काम करते थे, पर किसी भी मामले में वो न शक्ति में न भक्ति में कम नहीं होते थे, पर उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती थी, उनके कार्य इस तरीके से होते थे कि वो लाभ की बजाय हानि पहुंचाते थे, अच्छा काम करने की बजाय बुरा काम करते थे। ठीक है, तो लिखा हुआ है देवता और दानव आपकी ही संतान है। मतलब आपने ही देवताओं को भी जन्म दिया और दानव को भी, राक्षसों को भी। मतलब आपने ही अच्छे काम भी उनको करने के लिए उनमें बुद्धि उत्पन्न की और बुरे काम करने के लिए भी। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ है।
वो कहते हैं कि भक्ति, भक्ति यानी ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर से प्रार्थना करना। वो कहते हैं भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ है ना। ईश्वर जो हैं, जो देवता हैं, वो भक्ति में, आपकी आराधना करने में, ज्ञान में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं। तो शक्ति और तपाचरण में दानव श्रेष्ठ है। शक्ति मतलब ताकत, तपाचरण मतलब अपने तप का प्रयोग करके, अपने आप को तप में की साधना में लगाने में जो दानव होते हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। पिताश्री, आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है पिताश्री। पिताश्री मतलब कोई अपने पिता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप, अब यहाँ पे हमको पता नहीं है कि कौन किससे कह रहा है, यही होता है अपठित गद्यांश। हमको ये नहीं पता कि ये बातचीत किन लोगों के बीच में चल रही है ना, यही हमको समझना है। तो जब तक हम पैराग्राफ को बार बार नहीं पढ़ेंगे, उसके अंत तक नहीं पहुँचेंगे, उसको गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक हमको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये बीच में से अब हमको क्या पता पिताश्री किसको बोला जा रहा है ना। तो यही हमको अपठित गद्यांश में सीखना होता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो पिताश्री, आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान है। देवता मतलब ईश्वर और दानव मतलब राक्षस। संतान यानी पुत्र और पुत्री, ठीक है। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं। वो कहते हैं कि भक्ति, आराधना करने में, प्रार्थना करने में तो देवता श्रेष्ठ होते हैं और ज्ञान भी उनका श्रेष्ठ होता है। लेकिन शक्ति और तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। वो कहते हैं कि शक्ति में, ताकत में, और तप और आचरण में, तप और आचरण मतलब तप करना, साधना करना, उसमें दानव श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छे। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा रहता हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। पर वो बोलते हैं कि फिर देवता और दानव में सबसे अच्छा कौन है, क्योंकि ताकत में तो किसी की कोई कमी नहीं, दोनों बराबर के, तो फिर श्रेष्ठ कौन है। और आपने देवों को स्वर्ग तथा दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों। स्वर्ग और पाताल दो लोक हैं, है ना। स्वर्ग में कहते हैं देवता निवास करते हैं और पाताल में राक्षस। ऐसा क्यों। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आया हूँ। नारद ने ब्रह्मा जी से कहा। अब यहाँ पे लास्ट में आपको समझ में आया कि ये बातचीत किन दो लोगों के बीच में हो रही है, नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में। तो ये हुआ आपका अपठित गद्यांश। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, सृष्टि के परम पिता कौन है और उनकी संतानें कौन है। तो अब आप देखिए बेटा, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखा हुआ है पिताश्री, आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं, ठीक है। तो सृष्टि के परम पिता कौन है, तो आपको वहाँ पर लिखना होगा, आंसर लिखिए ब्रह्मा जी। सृष्टि के परम पिता कौन है, सृष्टि के परम पिता ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि के परम पिता, सृष्टि के परम पिता कौन है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा की स्पेलिंग सब कुछ आपको पैराग्राफ में मिल जाता है। ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। अब इसी में इसके क्वेश्चन का अगला पार्ट, अगला भाग, और उनकी संतानें कौन हैं। तो आपने अभी पढ़ा देवता और दानव उनकी संतानें हैं। देवता और दानव उनकी संतानें हैं। उनकी संतानें हैं। देवता और दानव उनकी संतानें हैं। ये आपका आंसर नंबर 1 हुआ। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देव और दानव में क्या अंतर है। तो इसको आपको पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में आप देखिए, सेकेंड लाइन, ज्ञान में देवता श्रेष्ठ है। आप वहाँ से पैराग्राफ में निशान लगा लीजिए आंसर नंबर 2, क्योंकि हमको पैराग्राफ, आपका जो आंसर है वो आपको पैराग्राफ में से ही ढूंढ के लिखना होता है। तो निशान लगाइए पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में शुरू में, ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं तो शक्ति तथा तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगाइए और यहाँ पे लिखिए आंसर नंबर 2। ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं तो तपाचरण और
शक्ति में दानव श्रेष्ठ है। ये आपका सेकेंड आंसर है। ठीक है, ये अपनी बुक में पैराग्राफ में निशान लगाइए। तीसरा, नारद कौन से प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? तो इसका भी आंसर आपको थर्ड लाइन में मिलेगा। इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है ना? इसको अपन लिखेंगे, नारद जी कौन से प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? देवता और दानव में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? लिखिए, मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, आप लिखिए आंसर नंबर 3, देवता और दानव में कौन अधिक श्रेष्ठ है? देवता और दानव में कौन अधिक श्रेष्ठ है? देवता और दानव में कौन अधिक श्रेष्ठ है? ये आपका आंसर नंबर 3 हुआ। नाउ आंसर नंबर 4, उपर्युक्त गद्यांश में से विलोम शब्द युग्म छांट कर लिखिए। मतलब विलोम शब्द का युग्म, युग्म यानी जोड़ा। सो आंसर है देवता और दानव। और आंसर है देवता दानव। ये आपके चारों आंसर्स हुए। ठीक है, ये आपका अपठित गद्यांश सॉल्व हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है कीजिए। ये कीजिए वाला जो शब्द है उसको आप अपने घर में आपस में बातचीत कीजिए और उस पर डिस्कशन कीजिए। जब हम क्लास में मिलेंगे तो इसके ऊपर विचार करेंगे। फिर क्या होता है यदि, ये विचार वाला प्रश्न है, इसके ऊपर आप खुद अपने विचार कीजिए। सबके अपने अपने विचार होंगे। क्या होता यदि बीता हुआ समय वापस आ जाता? तो अपने अपने विचार दिमाग में सोच कर रखिए। जब हम कक्षा में मिलेंगे तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट जो चीज़ है बेटा इस लेसन की, वो है शब्दार्थ। इसके ऊपर लिख लीजिए लर्न ऑल। आपको पूरे शब्दार्थ पढ़ने हैं। पहला शब्द है कर, कर यानी हाथ। दूसरा है यत्न, यत्न यानी प्रयास। तीसरा है घड़ी, घड़ी यानी समय बताने वाला यंत्र। चौथा है मूल्यवान, मूल्यवान यानी कीमती। पांचवा है व्यर्थ, व्यर्थ यानी बेकार। छठवां है श्रम, श्रम यानी मेहनत। धन यानी संपत्ति। स्वास्थ्य यानी सेहत। उपचार यानी इलाज। विद्या यानी शिक्षा या ज्ञान। कटी यानी कमर। हरदम यानी हमेशा। क्षण यानी पल या बहुत थोड़ा सा समय, बहुत कम समय। और थाती यानी धरोहर या पूंजी। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको पूरा चैप्टर ठीक तरीके से समझ में आया होगा और वैसे ही समझ में आया होगा जैसे क्लासरूम में आप पढ़ते हैं। ओके, डिक्टेशन वर्ड्स के लिए जब भी जिन भी लेसन के डिक्टेशन वर्ड्स हैं, जैसे हमारे और भी लेसन्स हो चुके हैं, तो उन डिक्टेशन वर्ड्स के लिए, कविता के तो डिक्टेशन वर्ड्स और सब चीज़ों के डिक्टेशन वर्ड्स के लिए जब हम लोग स्कूल में वापस मिलेंगे तब उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आपको कठिन शब्दों की स्पेलिंग और जो भी आपको कठिन लगती है उसकी मात्राओं को आप सीख कर रखिए। और फिर जब हम मिलेंगे वापस तो डिक्टेशन टेस्ट और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।